सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। तो आज एक बहुत बेहतरीन सी एक बहुत खास वीडियो आप सभी लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। बहुत सारे मेरे भाई जो कि ऐसी जगहों पर रहते हैं जिनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं है, पता नहीं चल पाता है कौन सी वैकेंसी कब आई कब निकल गई, किसको फॉर्म भर सकते हैं किसका नहीं भर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में नहीं पता है। तो हम एक पूरी प्रॉपर एक कुछ वीडियोज आपके लिए लाने वाले हैं, एक प्रॉपर सीरीज टाइप आपको मिलेगी जिसके अंदर आपको बताने वाले हैं कि आपके पास में सरकारी नौकरी पाने का कहां कहां और किस तरीके से अवसर है। इस अवसर की वीडियोस की पहली सीरीज में हमारी ये वीडियो है जहां पे हम बात करेंगे कि अगर 10वीं पास अगर आपने कर लिया, 10th अगर आपने कर लिया तो उसके बाद में कौन सी सरकारी नौकरियां हैं जिनको आप फिल कर सकते हैं। साथ साथ में ये भी बताएंगे कि इनमें से कौन सी नौकरियां ऐसी हैं जिनको साथ साथ में आप तैयारी आगे की भी कर सकते हैं, कौन सी जॉब के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, सब डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 10वीं के बाद मिलने वाली सरकारी नौकरियां। अगर इन नौकरियों की एक लिस्ट पे हम नजर डालें जो इनमें से टॉप नौकरीज हैं, वैसे बहुत सारी और भी हैं लेकिन जो टॉप हैं वो ये हैं। एसएससी एमटीएस आपका हो जाता है, एक बहुत जबरदस्त अवसर होता है 10th पास वालों के पास में। एसएससी जीडी जनरल ड्यूटी जो आपका होता है, कांस्टेबल की जो नौकरी है। इसके अलावा इंडियन पोस्ट जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक जिसको बोलते हैं। अग्निवीर आपकी इंडियन आर्मी में जो कांस्टेबल की भर्ती होती है वो। आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसकी परीक्षा होती है एनटीपीसी ग्रुप डी की। इसके अलावा इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट की एक परीक्षा होती है। ये सभी वो परीक्षाएं जो आप 10वीं क्लास के बाद में दे सकते हो और अपने सपनों की एक नौकरी पा सकते हो। ऐसी नौकरियां पा सकते हो जिनमें आप पढ़ाई करके आगे भी बढ़ पाएं। शुरुआत करेंगे एक एक से इन सभी एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे, किस एग्जाम की क्या जरूरतें होती हैं, किस प्रकार की नौकरी है, हर एक चीज की शुरुआत करेंगे एसएससी एमटीएस के साथ में। क्योंकि 10th के बाद में सबसे बेहतरीन नौकरी आपकी ये है क्योंकि इसमें आप बहुत सारे एग्जाम की आगे के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, आपको काफी सारा टाइम मिल जाता है। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि एसएससी एमटीएस मतलब सफाई कर्मचारी या कुछ ऐसी नौकरी होगी। ये गलत फहमियां भी मैं आपके दिमाग से निकाल दूंगा। प्रॉपर ये बताऊंगा कि हर नौकरी में क्या क्या काम होता है, किस प्रकार का काम करना पड़ता है। एसएससी एमटीएस होता क्या है तो कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी जिसको बोल देते हैं, के द्वारा आयोजित किए जाने वाली महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक है जिसका आयोजन विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए किया जाता है, जिसमें 10वीं पास विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल एग्जाम के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये आपके एसएससी एमटीएस के बारे में है। अब डिपार्टमेंट कौन से आपको मिल सकते हैं, देखिएगा एमटीएस के थ्रू ना ऐसे बहुत खराब नौकरी मत समझिएगा, अच्छी नौकरी है। भारत के लगभग हर मंत्रालय में आप जा सकते हैं, लगभग हर डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, केंद्रीय सचिवालय में जा सकते हैं, आपका जो सीबीडीटी जो होता है डायरेक्ट टैक्सेस वहां पे जा सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में यानी एक्साइज कस्टम वगैरह इसमें भी जा सकते हैं, प्रेस सूचना ब्यूरो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो आपका होता है उसमें जा सकते हैं। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, दूर संचार वाला जो डिपार्टमेंट में वहां जा सकते हैं, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, उसके अलावा श्रम ब्यूरो, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन सभी एग्जाम्स मतलब इन सभी डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जॉब प्रोफाइल कैसी है, किस प्रकार का काम होता है मेरे भाई, तो सिर्फ डेस्क जॉब है। इसको आप ये मत समझना कि आपसे कोई झाड़ू पोछा लगवा रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, वैसा नहीं है। ये सफाई कर्मचारी की जॉब नहीं है, ये एक डेस्क जॉब है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसमें आपको एक्सेल या वर्ड पैड वगैरह की इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको चाहिए होती है। ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल्स फ्रॉम वन डेस्क टू अनदर, यानी कि एक डेस्क से दूसरे डेस्क तक आपको फाइल वगैरह ट्रांसफर करनी पड़ती है, ज्यादा कुछ वैसा काम नहीं करना पड़ता है। इससे नीचे का कोई काम नहीं, बस फाइल वगैरह एक सीनियर अफसर की डेस्क से उठा के दूसरे पे, दूसरे की से तीसरे पे, ये सब आपको करना पड़ जाता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं सैलरी और अलाउंसेस की, तो कुल मिला के इनकी जो सैलरी बनती है वो लगभग 32,000 प्लस फिलहाल की कंडीशन में बन रही है। बाकी एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। बाकी डीए क्योंकि हर 6 महीने में बढ़ता है, उसका डिफरेंस आपका आता रहता है। तो समय के साथ में सैलरी है और बढ़ती रहती है। हर साल में एक इंक्रीमेंट मिलता है, हर साल में एक इंक्रीमेंट के साथ में सैलरी बढ़ जाती है। कुछ टाइम बाद जाके आपका प्रमोशन भी होता है, फिर से बढ़ जाती है।
ये मैं स्टार्टिंग सैलरी की आपकी बात कर रहा हूं। इन हैंड सैलरी बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं, कभी एमटीएस पे डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे तो वो सब चीजें तब डिस्कस कर लेंगे। अभी क्योंकि हमारा टारगेट है आपको एमटीएस की उतनी जानकारी दे देना जो कि आपके फॉर्म भरने के लिए, जो आपका माइंडसेट बनाने के लिए सफिशिएंट हो। अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, किस किस आयु सीमा के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो भाई 18 से 25 साल के लोग एमटीएस के लिए, इस एमटीएस एग्जाम में बेसिकली 2 पोस्ट के लिए एग्जाम होता है। एक एमटीएस की पोस्ट होती है, दूसरी हवलदार की पोस्ट होती है। ठीक है भाई, हवलदार के लिए 18 से 27 साल और एमटीएस के लिए 18 से 25 साल। एज रिलैक्सेशन जो मिलता है वो निम्न प्रकार है। एससी एसटी को 5 साल मिलता है, ओबीसी को 3 साल मिलता है। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी को आपका 10 साल का, पीडब्ल्यूडी जो ओबीसी वाले 13 साल का मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो फिजिकल डिसेबिलिटी वगैरह होती है उसकी बात कर रहे हैं। और एक्स सर्विसमैन की हम बात कर रहे हैं, 3 साल का इनको मिल जाता है इनकी सर्विस का पीरियड काटने के बाद में। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, भाई देखो क्या होता है, फॉर्म भरे जाते हैं, उसके बाद में सीधे एग्जाम होता है। मेन चीज आपका वो एग्जाम ही है, अगर वो आपने क्लियर कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एग्जाम में क्या होता है मेरे भाई, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस सब आते हैं। 2 सेशन में आपका पेपर होता है। सेशन 1 में मैथ्स और रीजनिंग आते हैं, ये 1 घंटे का पेपर होता है। दोनों के 20-20 क्वेश्चन आपके होते हैं। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। इस सेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है ये, लेकिन सेशन आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। हालांकि इसकी कट ऑफ अलग से क्वालिफाइंग कट ऑफ लगती है कि ये कट ऑफ आपको क्वालिफाई करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। इंग्लिश और जीएस इन दोनों के बेस पे आपकी फाइनल कट ऑफ तैयार करी जाती है, जिस कट ऑफ के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है कि आपको कौन सी पोस्ट किस स्टेट में कहां कैसे कैसे मिली है, वो सब इस इंग्लिश के और जीएस के बेस पे होता है। 25 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 जीएस के होते हैं। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, इसीलिए 75 नंबर। इसके अलावा 1 घंटे का ये सेशन होता है पूरा आपका, और -1 आपकी मार्किंग होती है। यानी एक क्वेश्चन सही होगा तो 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन गलत होने पे 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। इस प्रकार से, क्योंकि ये पेपर कई सारी शिफ्ट में होता है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का बड़ा रोल रहता है। इसमें काफी नॉर्मलाइजेशन होता है। इसका मैथ्स और रीजनिंग काफी आसान लेवल का आता है, बहुत आसान आता है, बहुत बेसिक सी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। सारा जो गेम होता है वो इंग्लिश का और जीएस का होता है। और इंग्लिश के लिए भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वोकैब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और वोकैबुलरी के लिए वोकैब संजीवनी आपकी एक बहुत जबरदस्त किताब है। इस कंप्लीट किताब को ट्रिक के माध्यम से हम याद भी करवाते हैं यूट्यूब पे, तो ये किताब आपकी सबसे बेहतर है, आप ये किताब ले सकते हैं। इस किताब के बाहर एक भी शब्द आपका किसी भी एग्जाम में नहीं जा सकता है। बाकी अगर इंग्लिश में बताऊं, बाकी ग्रामर वगैरह कैसे आपको करनी चाहिए, यूट्यूब पे 60 दिन 60 मैराथन नाम की मेरी एक सीरीज है, आप उस सीरीज से पूरी इंग्लिश पढ़ सकते हैं। उसके अलावा फिर आपको यह है कि बाई चांस पेड बैच लेने की जरूरत है तो आरजी विक्रमजीत ऐप पे इंग्लिश रिकॉर्डेड बैच और इंग्लिश लाइव बैच 2 तरीके के मेरे बैचेस होते हैं। आप वहां से एक बैच कोई भी ले सकते हैं। बाकी सेम चीजें मैथ्स, रीजनिंग और जीएस के लिए कहूंगा, अगर बाई चांस आप बैच लेना चाहते हैं तो आप आरजी विक्रमजीत ऐप से हमारे लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरीके के बैच में से जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। बाकी YouTube चैनल रैंकर्स गुरुकुल पे आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। मैथ्स आदित्य रंजन सर, रीजनिंग विक्रमजीत सर और जीएस की हमारी टीम। सो आगे बात करेंगे भाई इस तरीके से आपका। इसके अलावा हवलदार की पोस्ट के लिए फिजिकल होता है मेरे भाई। फिजिकल में अगर हम बात करते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको शॉर्ट में पीईटी बोल देते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इसको पीएसटी बोल देते हैं। पीईटी में जहां पे रनिंग वगैरह होती है, पीएसटी में जहां पे हाइट वगैरह मापी जाती है। रनिंग बहुत आसान होती है, रनिंग नहीं होती एक्चुअली, इसमें वॉकिंग होती है। 1600 मीटर आपको वॉक करना पड़ता है, दौड़ोगे नहीं, ध्यान रखना है। 15 मिनट का टाइम होता है। इसके अलावा फीमेल के लिए 1 किलोमीटर होता है 20 मिनट में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें पीएसटी का मतलब है 157.5 आपकी हाइट चाहिए होती है। बाकी जो घर वाली होते हैं और आसामीज होते हैं इनके लिए आपकी 100 मतलब इनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। चेस्ट 81 चाहिए होती है और यहाँ पे वेट आपको 48 चाहिए होता है। ये इस प्रकार का कुछ स्टैंडर्ड बना रखे हैं। एमटीएस की वैकेंसीज कितनी कितनी आती है ये मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देता हूं। अगर हम मेल और फीमेल दोनों की मिला के बात करें तो 2021 के साल में 7300 वैकेंसीज आपकी आई थी। 2022 के साल की मेरे भाई अगर बात करेंगे तो 12,523 वैकेंसीज आपकी टोटल आई थी। 23 के साल में आपकी वैकेंसीज कम हो गई थी और सिर्फ 1558 वैकेंसीज आपकी आई।
24 के साल की वैकेंसीज का आना भी बाकी है। तो लगभग इतनी वैकेंसीज आपकी आती हैं। खास बात यह है कि पेपर आपका लगभग हर साल होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अगले एग्जाम की एसएससी जीडी एमटीएस से रिलेटेड, अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपके डाउट का आंसर कर दिया जाएगा। दूसरा आपका एग्जाम है एसएससी जीडी, जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी का जो एग्जाम है, अगर इसकी हम बात करें एसएससी जीडी की, तो भाई ये भी एसएससी के द्वारा कराया जाता है। कर्मचारी चयन आयोग के विभिन्न सरकारी मतलब कर्मचारी चयन आयोग देश के विभिन्न सरकारी विभागों के लिए या मंत्रालयों के लिए जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की भर्ती करता है। तो ये कांस्टेबल रैंक होती है, कांस्टेबल रैंक होती है। अगर हम इसकी बात करते हैं कौन से इसके डिपार्टमेंट हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एक आपका डिपार्टमेंट है दी सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स, जिसको एसएसएफ बोला जाता है। ये बेसिकली केंद्रीय सचिवालय वगैरह पे, ये जो सचिवालय होते हैं उन पे लगते हैं। ठीक है, सचिवालय की सिक्योरिटी के लिए फोर्स बनाई गई है। इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, जिसको आईटीबीपी बोल देते हैं, ये भारत और तिब्बत की सीमा पे होती है। सीआईएसएफ, जिसको सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं, एक बहुत जबरदस्त पोस्ट है। भारत में विभिन्न जगह पे, मेट्रोज पे या जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहां पे इनको तैनात किया जाता है। बहुत अच्छी नौकरी है, ध्यान दीजिएगा, इन सब में एक बहुत बेहतर नौकरी है। इसके अलावा बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर रखा जाता है, मतलब भारत की वो सीमाएं जो पाकिस्तान बांग्लादेश से लगी हैं। उसके अलावा सीआरपीएफ, ये रिजर्व पुलिस फोर्स है, इसका कहीं अलग से ड्यूटी फिक्स नहीं है, जहां भी जरूरत होती है, अगर भारत में कहीं पे भी कोई चुनाव है, कहीं पे कुछ दंगे हो गए, कहीं पे जहां भी फोर्स की जरूरत है वहां पे सीआरपीएफ को भेज दिया जाता है। उसके अलावा एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल भी आपकी होती है। बाकी ये चीज हमने यहां भी लिख रखी है। जॉब प्रोफाइल कैसी है, एसएसएफ होम मिनिस्ट्री का एक हिस्सा है। होम मिनिस्ट्री का हिस्सा होने का फायदा ये आपकी, देखो वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में एक चीज है ही कि जितनी भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां हैं, इनमें सैलरी वगैरह का कभी इशू नहीं रहता, बड़े टाइम से आती है। अगर महीना 30 का है और 30 का संडे पड़ रहा है तो मान के चलिए आपकी 29 को या 28 को ही सैलरी आ जाएगी, यानी कि लेट नहीं होती है। छोड़ के अप्रैल महीने में 1-2 दिन का डिले होता है, फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है इस वजह से, बाकी कभी भी डिले आपकी नहीं होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी। दिल्ली में सेंट्रल सेक्रेटरीट भवनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है इनकी। वीवीआईपी के आवास पर और ऑफिस की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। आईटीबीपी लद्दाख से लेकर काराकोरम पास तक भारत और चीन की सीमाओं की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी होती है। सीआईएसएफ सरकारी कारखानों को सुरक्षा देना, इसके अलावा मेट्रो पे भी लगाते हैं भाई। बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगी भारत की सीमाओं की रक्षा करता है। सीआरपीएफ वही इंटरनल पीस की बात कर ली, कानून व्यवस्था और आतंकवाद का विरोध जब हो, जो देश में जब इस प्रकार की कुछ चीजें चल रही हो वहां पे, जैसे शाहीन बाग में दंगे हो गए वहां पे भेज दिया, कहीं पे कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, किसान आंदोलन हो रहा है, वहां पे भेज दिया। इस प्रकार से एसएसबी नेपाल और भूटान से लगी सीमाओं की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। तो ये आपकी जॉब प्रोफाइल है। ये जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की भर्ती होती है। पहले इसमें ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद में आपको एक पोस्टिंग मिल जाती है, आपको वहां पे नौकरी करनी होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसकी सैलरी बात करें तो फिलहाल में जो सैलरी स्टार्टिंग सैलरी बनती है फिलहाल में वो 23,586 करके कुछ है, लगभग उतनी है, टू बी प्रिसाइज 23,000 प्लस आप कह सकते हैं। इसमें कुछ कटने के बाद में ये इन हैंड जो हाथ में पैसा आया, यानी कि जो आपके अकाउंट में जो पैसा आता है, इसके अलावा इसमें से एनपीएस वगैरह भी कट रहा होता है, तो वो भी आप ही का पैसा होता है, बाद में मिलना ही होता है। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो भाई 18 से 23 साल तक आप इसको देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन निम्न प्रकार है, एससी एसटी को 5 साल मिलता है, ओबीसी को 3 साल मिलता है, और एक्स सर्विसमैन के लिए जो सर्विस का पार्ट है वो प्लस में 3 साल का मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की मेरे भाई, तो एग्जाम पैटर्न वही है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। इंग्लिश / हिंदी रखना, क्योंकि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक आपको चूज करना होता है। 20-20 क्वेश्चन होते हैं, 40-40 आपके नंबर होते हैं, 1 घंटे का समय होता है। हर सही उत्तर के लिए 2 नंबर होते हैं, और ध्यान दीजिएगा हर गलत उत्तर के लिए 0.25 होता है, यानी कि इसमें 1/8 नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। तो 0.25 होता है, यानी कि बहुत सारी गलतियां करने के बाद भी आपका बहुत कम नंबर कट रहा होता है। तो अगर कभी इसका एग्जाम देना हो तो कोशिश कीजिएगा जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब खूब डाउट हो तो भी लगा दीजिए, क्योंकि अगर सही हो गया, अगर 8 क्वेश्चन आपने करे और 2 सही हो गए तो आपको फायदा ही होगा, अल्टीमेटली नुकसान नहीं है। ठीक है, यानी कि 1 क्वेश्चन सही हुआ और 8 गलत हुए तब आप बराबर पे पहुंचोगे। ठीक है, तो 1/8 की इसमें
नेगेटिव मार्किंग है। इसका फिजिकल भी होता है जो कि ठीक ठाक होता है। अगर फिजिकल की बात करें भाई 5 किलोमीटर 24 मिनट में, उसके बाद में फिर 1600 मीटर आपकी 7 मिनट में, ये मेल के लिए है। और 170 सेंटीमीटर मेल के लिए हाइट भी चाहिए होती है। फीमेल के लिए 1600 मीटर 8 मिनट 30 सेकंड में और 800 मीटर 5 मिनट में। इसके अलावा हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर चाहिए होती है। इसके अलावा भाई एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को ये जो मार्क्स मिलते हैं, ये एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 5% मिल जाते हैं जो एग्जाम का टोटल मार्क्स है, यानी 160% के। इसके अलावा 3% बी वालों को और 2% आपके ए वालों को मिलते हैं। इसी प्रकार से इसका मेडिकल भी होता है, ध्यान दीजिएगा भाई। एसएससी जीडी में ठीक ठाक मेडिकल होता है तो आपकी आईसाइट वगैरह सही होना बहुत जरूरी होता है, बाकी की चीजें भी सही होनी चाहिए, टूट फूट शरीर में नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं वैकेंसीज कितनी कितनी आती है, तो 2021 में मेरे भाई 25,271 वैकेंसीज आई थी मेल और फीमेल की मिला के। 2022 में आपकी जो वैकेंसीज आई थी वो थी आपकी 50,012 मेल और फीमेल की मिला के। अभी जो 24 में आपकी वैकेंसीज आई हैं ये है 26,146, जिनके बढ़ने की संभावना है, जो कि बढ़ सकती हैं। 25 की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन तो आएगा, लेकिन वैकेंसीज कितनी आएंगी ये अभी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अगले एग्जाम की, तो जिसको हम बोलते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ग्रुप डी की जो भर्ती होती है। रेलवे में भर्तियों के लिए कई भर्ती परीक्षाएं होती हैं। आरआरबी एनटीपीसी रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक है, सबसे बड़ी में से एक है। इसका जो पूरा नाम बेसिकली होता है वो होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी आरआरबी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी एग्जाम, ये इसका पूरा नाम होता है। जॉब प्रोफाइल भाई ठीक ठाक है। इसमें बेसिकली जो गेट कीपर होते हैं रेलवे लाइन पर उसका काम मिल जाता है, ट्रैकमैन जो होते हैं ट्रैक पर काम करने वाले उसका काम मिल जाता है, रेलवे के जो वर्कशॉप हो गए उनमें काम मिलता है। उसके अलावा हॉस्पिटल में अटेंडेंट का काम कर रहे होते हैं, पॉइंटमैन होते हैं जो ट्रैक को चेंज वेंज करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। उसके अलावा डिपो असिस्टेंट भी होते हैं, स्टोर जो होते हैं डिपो पे उसमें असिस्टेंट का काम भी यहाँ पे मिल जाता है। तो ये इसकी जॉब प्रोफाइल है। बहुत बुरा काम नहीं है, अच्छा काम है, आप कर सकते हैं। बस बुरी बात यह है कि इसकी भर्तियां बहुत बहुत दूर दूर में आती हैं और एक बार आ भी जाए तो बहुत टाइम लगता है क्लियर होने में। सैलरी और अलाउंसेस की बात करें भाई, तो इन हैंड सैलरी आपकी लगभग एट प्रेजेंट स्टार्टिंग सैलरी 22,000 से ऊपर बनती है। अगर मेरे भाई आयु सीमा की बात करें तो एज लिमिट इसकी 18 से 33 साल है। 18 से 33 साल है, इसीलिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए जीडी की हमने अभी देखी थी 18 से 23 साल थी, 5 मतलब 18 से 23 के बीच में जो है वही पेपर दे पाएंगे, तो कंपटीशन थोड़ा कम दिखेगा। लेकिन जहां पे 18 से 33 तक के होंगे तो इसमें क्या होगा, जो एक नया खून है जो तैयारी करके अभी अभी आया है वो भी शामिल है, और जो पुराने चावल हैं जो एकदम पक गए तैयारी कर करके वो भी पेपर दे रहे होते हैं। उसके अलावा ऊपर से ये इतना सारा रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें काफी जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा रिलेटिवली ज्यादा होता है, इसीलिए इसकी वैकेंसीज भी थोड़ी ज्यादा ही रहती हैं। इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है मेरे भाई, मैथ्स और रीजनिंग आते हैं। मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 नंबर, रीजनिंग 30 क्वेश्चन। उसके अलावा साइंस का इसमें बड़ा रोल होता है, 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 नंबर होते हैं। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन आपके होते हैं। टोटल टाइम आपको 90 मिनट अलॉट इसमें किया जाता है, ठीक है। इन सब की तैयारी भी हम बड़े अच्छे से करा रहे हैं, हमारे YouTube चैनल पे हम तैयारी कराते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस हर एक सब्जेक्ट की तैयारी आप वहां से कर सकते हैं। इसमें फिजिकल टेस्ट भी होता है, बहुत मुश्किल नहीं है। 35 किलोग्राम वेट आपको कैरी करना होता है 100 मीटर तक 2 मिनट के अंदर। उसके अलावा 1 किलोमीटर की रनिंग 4 मिनट 15 सेकंड में आपको पूरी करनी होती है। उसके अलावा फीमेल्स को 20 किलोग्राम वेट लेना होता है और 100 मीटर 2 मिनट में चलना होता है, ठीक है। वहां पे 35 किलोग्राम था मेल के लिए, इनके लिए 20 होता है। उसके अलावा 1 किलोमीटर इनको 5 मिनट 40 सेकंड में दौड़ना होता है। वैकेंसीज कितनी आती है भाई, देखो 2019 में आई थी 1,03,739, और जब पेपर कब हुआ 2022 में अगस्त में जाके। अब तक क्लियर फाइनल अभी भी नहीं हुआ है, फाइनल रिजल्ट नहीं है अभी भी यहाँ पे। और नई वैकेंसीज भी इसकी एक्सपेक्ट की जा रही है 2024 में, शायद आ जाए शायद ना आए, कोई भरोसा नहीं है कब वैकेंसी आएगी, कब पेपर होगा, कब रिजल्ट आएगा, नो वन नोज, किसी को कुछ नहीं पता है। एक तो इतनी वैकेंसीज होती है, इतने फॉर्म भरे जाते हैं, करोड़ों की संख्या में फॉर्म भर गए, पेपर कैसे कराएं कैसे ना कराएं कुछ समझ नहीं आता इन लोगों को। अगला है आपका अग्निवीर, इंडियन आर्मी सोल्जर जनरल ड्यूटी जिसको हम बोल देते हैं।
अग्निवीर वही है जैसे पहले आर्मी की जो रैली की भर्ती हुआ करती थी उसी को अग्निवीर बना दिया गया है। अग्निवीर क्या है, बेसिकली एक टेम्परेरी आपके लिए मतलब सोल्यूशन है कि आप जैसे ही 12th करिए आपने या 10th करिए आपने, तुरंत अग्निवीर बन जाइए, 4 साल तक बढ़िया वहां पे कुछ नौकरी करिए, बढ़िया सा पैसा लेके आइए, आके तुरंत या तो किसी बिजनेस में लगा दीजिए, बिजनेसमैन बन जाइए, या फिर आप क्या कीजिए कि उस पैसे को इकट्ठा रखिए और आते ही तैयारी करने लग जाइए, बड़े एग्जाम की यूपीएससी की तैयारी कीजिए, बैकअप आपके पास में पैसे का है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। बाकी टेम्परेरी काइंड ऑफ नौकरी है, सिर्फ 4 साल की नौकरी है, क्योंकि सिर्फ 25% लोग हैं जिनको 4 साल के बाद में कंटिन्यू किया जाएगा, 75% को छोड़ दिया जाता है। अग्निवीर की नौकरी केवल 4 साल के लिए है, या वैकेंसी साल में 2 बार आती है। जॉब प्रोफाइल कैसी है, 6 महीने की आर्मी की ट्रेनिंग के बाद आर्मी में किसी भी तरह का काम दिया जा सकता है। एज लिमिट 17.5 से 21 साल तक इसकी रहती है। सैलरी लगभग 30,000 प्लस आपकी होती है पहले साल में, और चौथे साल तक ये 40,000 प्लस हो जाती है, हर साल कुछ कुछ बढ़ रही होती है। जब 4 साल बाद छोड़ा जाता है वहां से तो काफी सारा पैसा दिया जाता है, 10-12 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। इसका जो अग्निवीर का पेपर है उसके लिए क्या है भाई, 10th में 33% मार्क्स चाहिए हर सब्जेक्ट में। एज लिमिट आपकी इतनी है, बता ही दिया था, ठीक है। हाइट इतनी चाहिए, जीडी के लिए, स्टोर कीपर के लिए इतनी, और ट्रेड्समैन के लिए इतनी। फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका रैली की साइट पे होता है, तो ये काफी बड़ा पार्ट होता है आर्मी की रैली की भर्ती का। ध्यान दीजिएगा, इसमें रनिंग के भी नंबर होते हैं, पुलअप्स के भी नंबर होते हैं, यानी बीम जो लगा रहे होते हैं इनके नंबर होते हैं। रनिंग आप अगर आप ग्रुप 1 में करते हो तो 60 नंबर मिलते हैं। ग्रुप 1 जैसे बहुत सारे लोग दौड़े, आगे के कुछ पकड़ लिए तो ग्रुप 1 बना, उसके बाद में ग्रुप 2 शुरू कर देते हैं। ग्रुप 1 बनता है 5.5 मिनट का, 5.5 मिनट पे जो लोग आते हैं 5.5 मिनट तक, वहां तक ग्रुप 1 होता है, और ये 60 नंबर मिलते हैं इनको। 5:30 से 5:45 तक जो मिलता है वहां पे 48 नंबर आपके मिलते हैं, और ये ग्रुप 2 कहलाता है। पुलअप अगर 10 लगाते हैं तो 40 नंबर है, 9 लगाते हैं तो 33 नंबर है, 8 लगाते हैं 27 नंबर, 7 पे 21 और 6 पे 16 नंबर आपके रहते हैं। उसके अलावा जो डिच को नाखना होता है, खाई को, और उसके अलावा जिगजैग बैलेंस जो होता है वो आपका क्वालिफाइंग होता है। एनसीसी वालों को भी इसमें कुछ मार्क्स मिलते हैं। जो सी सर्टिफिकेट है उनको 20, 15 और 15 नंबर, इन तीनों नौकरियों में अलग अलग 10, 10 और 10, 5, 5 और 5, ये इस प्रकार से एनसीसी वालों को। फीमेल कैंडिडेट जो होते हैं जीडी के लिए होते हैं, सिर्फ एज लिमिट इनकी 17.5 से 21 होती है, हाइट इतनी होती है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट इनका रैली साइट पे होता है, वो ये होता है, रनिंग होती है। ग्रुप 1 उतने ही 60 नंबर के लिए 7.5 मिनट, और ग्रुप 2 8 मिनट से लिया जाता है। इनको इसको क्वालिफाई करने की जरूरत होती है, ठीक है। बाकी लॉन्ग जंप और हाई जंप है ना। अगला जो आपका है वो है इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट करके आपका एक एग्जाम होता है। ये ट्रेड्समैन मेट है क्या, यह भारतीय नौसेना ट्रेड्समैन मेट समूह सी के भीतर गैर राजपत्रित के रूप में वर्गीकृत एक सम्मानित पद है। गैर राजपत्रित का मतलब है नॉन गजेटेड। नॉन गजेटेड, गजेटेड पोस्ट वो होती है जो 4800 ग्रेड पे जाके एएसओ के ऊपर जो एसओ बनता है आपके मिनिस्ट्रीज में, वो पुलिस में बताएं अगर तो जो कमिश्नर होता है, असिस्टेंट कमिश्नर जहां बन जाते हैं, इंस्पेक्टर के ऊपर की जो रैंक होती है वो आपकी गजेटेड पोस्ट में आ जाती है। जॉब प्रोफाइल अगर देखें तो इंडियन नेवी की प्रोडक्शन यूनिट में काम करना होता है। क्या क्या काम होते हैं, फाइल को ट्रांसफर करना, सीनियर ऑफिसर्स के काम में मदद करना, ऑफिस की क्लीनिंग करना, कहीं कांच पे कुछ दाग लग गया उस दाग को छुड़ाना, ये सब इस तरीके के काम इनको करने होते हैं। मेंटेनेंस का पूरा काम इनको करना होता है। इसके अलावा भाई एज लिमिट इसमें 18 से 25 साल है, एज रिलैक्सेशन 5 से, मतलब ये इनके लिए इतना है। फिजिकल रिक्वायरमेंट आपकी नहीं होती है ज्यादा, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। पेपर इस प्रकार का होता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस इसमें आते हैं। सब 25-25 क्वेश्चन, 25-25 नंबर, 90 मिनट का टाइम आपको मिलता है। ठीक नौकरी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक तरीके से एमटीएस के तरीके का काम है, बस एमटीएस से नीचे के काम इसमें करने पड़ते हैं, क्लीनिंग वगैरह इसमें करनी पड़ जाती है। एमटीएस एक अच्छी नौकरी है, फिर बता रहा हूं आप लोगों को, एक बार ध्यान दीजिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम अगर आप आगे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, तो एमटीएस एक बढ़िया तरीका है आपके पास में। एमटीएस का पेपर निकालिए, आपकी इनकम शुरू हो जाएगी, बढ़िया 30,000 प्लस नौकरी सैलरी मिल रही होगी, और वहां पे पढ़ने के लिए सफिशिएंट टाइम आपको मिल जाता है। तो एमटीएस करके मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने बढ़िया तरीके से एमटीएस करने के बाद में भी तैयारी करी है, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा भाई तैयारी का अगर सोच रहे हो तो अग्निवीर की तरफ ना जाना, आरआरबी एनटीपीसी की तरफ भी मत जाना मेरे भाई, क्योंकि वो ऐसी तैयारी है पता नहीं कब पेपर आए कब नहीं आए, उसकी तरफ मत जाना बिल्कुल भी। आपको अगर आप आगे की पढ़ाई सोच रहे हो तो आपको सबसे ज्यादा टारगेट करना चाहिए 2 एग्जाम। एक है आपका शुरू में एमटीएस बताया,
और एक जो आपका मैं लास्ट में बताने वाला हूं, उससे पहले वैकेंसी बता देता हूं। ये जो नेवी वाले की है तो 1159 आपकी आई थी 2021 में, 22 में थी 1531 और 23 में थी 616। एक है आपका इंडियन पोस्ट जीडीएस, ग्राम डाक सेवक जो होता है, ग्रामीण डाक सेवक। तो भारतीय डाक दुनिया की सबसे बड़े डाक नेटवर्क में से एक है, जो देश भर में लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करती है। भारतीय डाक सेवा में कई पदों में से ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस एक महत्वपूर्ण पद है। अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जीडीएस भी आपके लिए एक मौका है। हालांकि जीडीएस में कोई एग्जाम नहीं होता है, इसकी नौकरी पाने के लिए एक मेरिट बेस्ड आपका मतलब बनता है। 10वीं में जितने भी आपके मार्क्स रहे होते हैं उसके हिसाब से मेरिट डिसाइड होती है और काफी हाई मेरिट भी जाती है इसकी हालांकि, लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें 3-4 घंटे की कुछ नौकरी है, तो जो पढ़ाई करना चाहते हैं लोग और आपके अगर इतने मार्क्स हैं कि आप इसकी कट ऑफ को क्लियर कर पाओ 10th में, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। साल में 2 बार इसका पेपर होता है। कब कब होता है बता देता हूं। कैसी जॉब प्रोफाइल है? ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको बीपीएम बोलते हैं। बीपीएम की कंप्लीट जिम्मेदारी होती है कि जो आपका पोस्ट ऑफिस है उसको पूरा मेंटेनेंस उसका अच्छे से चल रहा हो, मतलब बढ़िया से स्मूथ तरीके से वो चलता रहे। एक उसका असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको एबीपीएम बोल देते हैं। ये स्टाम्प सेल करना, स्टेशनरी सेल करना, डिलीवरी करना, मेल वगैरह डोर डोर जाके। और जो बीपीएम है उसको असिस्ट करना, उसकी मदद करना। कब कब वैकेंसी, इसकी सैलरी क्या है? जो बीपीएम है उसकी 14,000 प्लस बन रही होती है, उसके अलावा कुछ और अलाउंसेस मिल जाते हैं इनको, खर्चे के पैसे 3-4 हजार रुपए और मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, और उसके तो इन हैंड सैलरी इनकी 15-17 बन जाती है लगभग। और जो असिस्टेंट है उनकी लगभग 12 के करीब होती है, लेकिन 2-3 हजार रुपए और मिलके तो उनकी भी लगभग 14-15 के करीब पहुंच जाती है। एज लिमिट इसमें 18 से 40 साल तक है, यानी कि 18 के होते ही अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आप अप्लाई कीजिए, आपको ये नौकरी मिल जाए। साथ में पूरा दिन पढ़ाई करते रहिए, बहुत बढ़िया मौका है भाई। सरकारी नौकरी के साथ में पूरी पढ़ाई हो जाएगी आपकी, ठीक है। एग्जामिनेशन नहीं होता है, सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट होती है। देखो भाई वैकेंसीज काफी आती हैं। 2022 का जो शेड्यूल बनता, साल में 2 बार होता है, उसमें 38,926 वैकेंसीज थी। जो शेड्यूल 2 आया 2022 का ही, उसमें 40,889 वैकेंसीज थी। शेड्यूल 23 का जो था उसमें 12,828 थी, और 23 का सेकंड शेड्यूल जो आया उसमें 30,041 वैकेंसीज थी। इसमें वैकेंसीज हमेशा ज्यादा ही आती हैं और इसमें ज्यादा आती भी रहेंगी आगे भी, क्योंकि इसमें से बहुत जल्दी जल्दी लोग छोड़ते हैं। ज्यादातर लोग उसी पर्पज के लिए यूज करते हैं। नौकरी ली, आराम से बढ़िया खर्चे चल रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई हो जाती है अपनी उसी खर्चे से, और अपना आगे बढ़िया नौकरी लेके निकल लेते हैं, ठीक है। तो ये जीडीएस और एमटीएस आप सभी लोग टारगेट करके रखें, बढ़िया आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। बाकी भाई इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए आज ही अपना चैनल रैंकर्स गुरुकुल सब्सक्राइब कर दें। उसके अलावा हमारे 2 टेलीग्राम में, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, इंग्लिश बाय प्रशांत सर, ये दोनों ज्वाइन कर लें। इन पर आपको बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। इसके अलावा और बहुत सारी वीडियोस इसी प्रकार की मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, जहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि आप सभी लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले भाई वीडियो को शेयर जरूर करना, जितने आपके यार प्यार परिवार दोस्त जितने लोग हैं सबको इस वीडियो को जरूर दिखाना। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा प्लीज, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। कोई डाउट अगर आपके मन में है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं खुद उसका आंसर करूंगा। बाकी आज की वीडियो में रखेंगे सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।